चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन सीपी सीवी एंड गामा। वैसे हमें बेसिक बातें बेटा पता ही हैं और हम कुछ कुछ रिलेशन तो लिख भी चुके हैं। सीपी माइनस सीवी जो है वो हमेशा हमारे गैस कांस्टेंट कैपिटल आर के बराबर होगा। बेटा कैपिटल आर की जो वैल्यू है रफली बेटा आपको याद है, दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सीपी सीवी से हल्का सा ज्यादा होगा और डिफरेंस जो होगा हमेशा आर के बराबर होगा। इसी तरह से सीपी अपॉन सीवी जो है ये अपने आप में एक रेशियो आएगा जिसे हम रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स कह सकते हैं, जिसे हम गामा भी कह सकते हैं। एक चीज और बेटा, यहां से मैं सीपी को लिख सकता हूं गामा टाइम्स ऑफ सीवी। इसको अगर मैं यहां पर उठाकर रखूं तो मेरे पास आ जाएगा गामा टाइम्स सीवी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। इससे मेरे पास एक रिलेशन और आ जाएगा कि सीवी इज इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस 1। हालांकि ऐसा कोई बहुत ही तगड़ा रिजल्ट तो नहीं है, बट फिर भी अगर कभी काम आ जाए तो आप यूज कर सकते हो। जैसे अपनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की ही बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में तो F/2 NR डेल्टा टी लिखते थे, है कि नहीं। फिर F/2R को हम लोगों ने कहा कि चलो इसको हम CV लिख देते हैं, तो हम इसको NCV डेल्टा टी भी लिखना स्टार्ट कर चुके हैं। आज मैं कह सकता हूं कि इस CV को मैं एक चीज और लिख सकता हूं। बेटा क्या लिख सकता हूं? CV को मैं लिख सकता हूं R अपॉन गामा माइनस 1। तो ये CV लिखने के डेल्टा U लिखने के खूब सारे इस तरह से वेज हैं, कुछ ना कुछ रास्ते हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं CP भी लिख सकता हूं। CP मैं जानता हूं कि वो गामा टाइम्स CV होता है, तो CP इज इक्वल्स टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है। वैसे गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो रिलेशन है मैं पहले ही बोल चुका हूं, इट इज बड़ा 1 + 2 अपॉन f। ये सारे के सारे रिजल्ट थोड़े से दिमाग के अंदर रहने चाहिए। हालांकि मेन इक्वेशन तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ ये दो है, बाकी सारी की सारी चीज़ें तो हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन से निकाल ली थी। याद ना भी रहे तो आप तो सिर्फ और सिर्फ उन दो मेन इक्वेशन पे भरोसा रखो, जो भी होगा वो उन दो इक्वेशन से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। हम जानते हैं कि हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होगा बेटा वो कांस्टेंट होगा, जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो आपका बेटा 0 होगा। हमने किसी भी गैस की मोलर हीट कैपेसिटी के लिए ये कहा कि इट इज सिंपली dQ अपॉन n dt, या फिर डेल्टा Q अपॉन n डेल्टा T, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। और हम जानते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के लिए एक ही गैस की C की जो वैल्यू है वो अलग अलग आ सकती है। हमने अभी तक आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए गैसेस की मोलर हीट कैपेसिटी मतलब C क्या आती है वो हमने रफली निकाल के देखी भी, और उसमें कुछ रिलेशंस अपन ने याद भी किए। अब बच्चा मुझसे पूछ ले कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कहूँगा देख बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उसी गैस, चाहे वो बड़ा ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, उसके लिए तुमने इतना नोटिस कर लिया होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका जो चेंज इन टेम्परेचर वो 0 होता है। और अगर चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 होता है तो 0 से डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी है बेटा वो नॉट डिफाइंड है। वैसे बेटर वर्ड तो बेटा यही है कि नॉट डिफाइंड है। हालांकि कुछ बुक्स में और कुछ इवन एग्जाम्स के अंदर ऐसे भी बोल देते हैं कि C की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, कि समथिंग अपॉन सम वैल्यू विच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो कई जगह इनफाइनाइट भी लिखा रहता है। हालांकि दोनों में से बेटर वर्ड बड़ा कौन सा है, इतनी मैथमेटिक्स अपन को आती है कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, सो बड़ा नॉट डिफाइंड इज बेटर वर्ड, बट फिर भी कई जगह इसको इनफाइनाइट भी लिखा रहता है। तो चाहे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे हीलियम गैस हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे नियोन हो, कोई सी भी गैस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो उसका जो C है वो आपका इनफाइनाइट आएगा या फिर नॉट डिफाइंड आएगा। द रीजन इज कि हीट का आदान प्रदान तो है उसमें, लेकिन टेम्परेचर का चेंज ही नहीं है। तो न्यूमरेटर तो कुछ ना कुछ आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, लेकिन आपका जो चेंज इन टेम्परेचर है वही 0 होगा। और अगर चेंज इन टेम्परेचर ही नहीं होगा तो ऑफकोर्स C आपका इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, नॉट सो टफ, कोई ऐसे बहुत ऐसे दिमाग के अंदर कचरा क्रिएट करने की जरूरत इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बेटा ये आपको पहले सिखा चुका हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आप हीट दे भी सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपने हीट दी तो वो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ
डी क्यू पॉजिटिव होगा तो डी डब्ल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। क्लास नोट्स में अपने लिख रखा है, लेकिन आपने हीट दी, एक्सपेंशन हो गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो सी कितना हो गया, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। मान लीजिए कि आपने उस सिस्टम में से हीट निकाल ली, डी क्यू नेगेटिव है, अब बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो है नहीं, तो जितना डी क्यू बेटा उतना ही डी डब्ल्यू, तो आपका डी डब्ल्यू भी नेगेटिव आएगा। डी डब्ल्यू अगर नेगेटिव आएगा इसका मतलब आपका कंप्रेशन है, इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट दोगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, हीट निकालोगे तो कंप्रेशन हो जाएगा। लेकिन आपने जो भी हीट दी या ली है इसका किसी प्रकार का कोई रोल जो है वो टेम्परेचर चेंज करने में नहीं है, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं तो ऑफकोर्स आपके सी की वैल्यू तो इनफाइनाइट है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये थोड़ा एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया, सुनिए बेटा। हम आपको शुरुआत से ही पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बेटा पढ़ाते हैं। मैंने आपको बोला है कि बेटा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज समथिंग लाइक पी वी रेज टू पावर सम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो बेटा ए है ये आपका पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2, 3, 4, 4.5, √5 कुछ भी हो सकती है, 1 को छोड़ के। 1 नहीं होना चाहिए, 1 होते तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, तो 1 नहीं होना चाहिए। मुझे पूछा जाए कि इसके सी की वैल्यू क्या होगी, बड़ा वेरी सिंपल, डी क्यू अपॉन एन डी टी, या फिर बड़ा जैसा आप बड़े चेंज के लिए लिखना चाहो तो डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। आप इस बात को बढ़िया से जानते हो कि डेल्टा क्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू अगेन आप बढ़िया से जानते हो कि सर डेल्टा यू तो कोई सा ही प्रोसेस हो, F/2 NR डेल्टा टी लिख दो या NCV डेल्टा टी लिख दो, या बेटा आपने अभी भी लिखना सीखा था NR डेल्टा टी अपॉन गामा -1 लिख दो, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख दो। ये तो बेटा मैंने NCV डेल्टा टी लिख दिया, प्लस वर्क डन। पता नहीं मेरे बच्चों को याद है या नहीं है, मगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर रखा है और याद भी कर रखा है, NR डेल्टा टी अपॉन 1 - A अपॉन एन डेल्टा टी। बेटा एन डेल्टा टी कैंसिल, और हमारे पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की जो सी की वैल्यू आए वो आ जाएगी CV प्लस R अपॉन 1 - A। बेटा ध्यान देना ये ए क्या है, ए बेटा आपका पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट है, P V रेज टू पावर समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो समथिंग है, यही आपका यहाँ पर आ जाएगा। CV आपको याद ही रहता है, मोनोटोमिक गैस हुई 3/2R, डायटोमिक गैस हुई 5/2R, पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर गैस हुई तो ऑफकोर्स 6/2R। तो किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए गैस का जो मोलर हीट कैपेसिटी उसका फॉर्मूला ये है। स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, याद रख सकते हो। हालांकि याद ना भी रखो तो ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि हम लोग है ना शुरुआत से ही ये और ये लिखना जानते हैं, तो जोड़ना ही तो है। डेल्टा क्यों आ जाएगा, डेल्टा 2 को एन डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा आपका सी आ जाएगा। तो ऐसे कोई खास ऐसे लोड वाली बात नहीं है। हालांकि मैं लिखना चाहूँ तो उसको ऐसे लिखता हूँ, सी इज इक्वल्स टू F/2R प्लस R अपॉन 1 - A। बेटा CV को मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 - A, ऐसे। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। फाइंड मोलर हीट, तुम कुछ सवाल कर लेते हैं, है ना। फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर प्रोसेस P³ × V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सोचते हैं बेटा, सबसे पहली बात तो बेटा ऑक्सीजन गैस डायटोमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास आ गई है 5, तो इसके CV की वैल्यू मेरे पास आ गई है 5/2R। सर यही होगी ना फिर तो मोलर हीट कैपेसिटी। अरे नहीं बेटा, ये मोलर हीट कैपेसिटी तो ऑक्सीजन गैस की आइसोकोरिक प्रोसेस में होती है, मुझे तो इस प्रोसेस में निकालना है जिसके अंदर P³ × V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर की पावर 3 × वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मुझे तो इस प्रोसेस के लिए सी निकालना है। ये जो आपने सी लिखा है ये तो ऑक्सीजन का उस प्रोसेस के लिए जिसमें उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज नॉट द आंसर, हमें तो निकालना पड़ेगा। बड़ा ध्यान से देखना, P³ × V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये तो ठीक है बेटा, अच्छी बात है। लेकिन हमने जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के जो फॉर्मूले निकाले ना, उसमें हमने इस तरह से लिखा है, PV⁴A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमने जो फॉर्मूला निकाले ना उसमें P⁴ है, यहाँ पर P⁴ है, तो एक काम करो इस पर भी P⁴ ले आओ। सर कैसे लेके आऊँ, पूरे एक्सप्रेशन का क्यूब रूट निकाल लो, पूरे एक्सप्रेशन का क्यूब रूट निकालो तो P V⁴ 1/3
इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की पावर 1/3। बड़ा कांस्टेंट की पावर 1/3 तो ऑफकोर्स कांस्टेंट ही आएगा, और मेरे पास आ गया पी वी की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इससे मेरे पास उस पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट की वैल्यू पता लग गई कि हमारा जो पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट है वो आपका 1/3 है। अब बेटा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पटकनी है। आप तो जानते हो कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए सी की वैल्यू विल बी सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस सी वी, बेटा 5/2 आर प्लस आर अपॉन 1 माइनस 1/3, दैट इज 5/2 आर प्लस 1 माइनस 1/3 से बड़ा कितना 2/3, बड़ा कितना आ गया 8r/2। आंसर कम्स आउट टू बी 4r। अगर r के टर्म्स में आंसर लिखना हो तो बेटा 4r लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख दो कि सर दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8.314 जूल, 8.3 लिख दो बेटा, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। वो तो तुम चेक कर लेना कि आपको आंसर किस टर्म्स में चाहिए, आपको आर के टर्म्स में चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज की टर्म्स में चाहिए। दैट इज 33.2 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है बेटा, अलग अलग प्रोसेस के लिए जैसा आप जानते हो बेटा सी की वैल्यू अलग अलग आएगी, अकेले ऑक्सीजन गैस की भी। ठीक है, क्योंकि बेटा सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैस पर डिपेंड नहीं करता, गैस के प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है प्यारे वाले बच्चों, समझ तो गए, कैलकुलेशन तो आसान लगी हुई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम गैस विच फॉलोज द प्रोसेस Pt स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। कोई बात नहीं, वी आर यूज टू विथ दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। बेटा इस तरह के एक्सप्रेशंस हम पहले से भी देखते हैं। पहली बात तो बेटा इस पर ध्यान दो, हीलियम गैस है। हीलियम गैस हमारे पास एक मोनोटोमिक गैस है, ऐसी गैस जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो इसका आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो सी है, जैसे हम CV लिखते हैं, वो तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दैट इज 3/2 R। आप कहोगे ठीक है सर यही आंसर है क्या? अरे नहीं बेटा, ये तो आंसर तब होता जब प्रोसेस आपका आइसोकोरिक होता। अब प्रोसेस आइसोकोरिक थोड़ी है, अब तो प्रोसेस कुछ और है। Pt स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। सर कैसा प्रोसेस है? बेटा मुझे तो लग रहा है कि ये हमारा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ही है। लेकिन सर हमारे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर तो सर वो P और V होते थे ना, यहाँ पर तो P और T है। कोई बात नहीं बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम अगर आपस में रिलेटेड है तो ऑफकोर्स प्रेशर और टेम्परेचर भी रिलेटेड होंगे। बस मुझे ना इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिस फॉर्म के अंदर हम लोग फॉर्मूला पहले से निकाल चुके हैं। तो अब एक काम कीजिएगा, इस T स्क्वायर को उड़ाओ। टेम्परेचर को मैं हमेशा क्या लिख सकता हूं? टेम्परेचर को मैं लिख सकता हूं PV अपॉन NR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। P और P स्क्वायर बेटा कितना हो गया P³ V स्क्वायर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स और R दोनों कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट, वो उधर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? कांस्टेंट से। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल बी सम अनदर कांस्टेंट, बट इट विल बी सम कांस्टेंट। लेकिन सर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में तो ऐसे होता है कि PV रेज टू पावर A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सर वहां पर तो प्रेशर पर पावर 1 होती है। बट अगर प्रेशर पर पावर आपको 1 चाहिए तो इस पूरे एक्सप्रेशन का एक तरह से आप क्यूब रूट ले लो, और क्यूब रूट लेते मेरे पास आ गया PV की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की पावर 1/3। कांस्टेंट की पावर 1/3 विल बी सम अनदर कांस्टेंट, बट इट विल बी सम कांस्टेंट। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो हमारे पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है बड़ा क्या 2/3। अब तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करना बचा है, कोई खास बड़ा काम नहीं बचा। जैसे हमारे पास बड़ा इस प्रोसेस के C की वैल्यू क्या होती है? CV प्लस R अपॉन 1 माइनस CV इज ऑफ कोर्स 3/2 R प्लस R अपॉन 1 माइनस A बड़ा कितना है 2/3। बड़ा 1 माइनस 2/3 बड़ा कितना 1/3। बड़ा मेरे पास ये आ गया है 3/2 R प्लस 3R। आंसर कम्स आउट टू बी 9R/2। ये बड़ा आपका आंसर है।
दैट कम्स आउट टू बी 9/2 टाइम्स। बेटा 8.314 टाइप लिखना चाहो लिख दो, या बेटा इसको तुम 25/3 लिखना चाहो 25/3 लिख दो। यूनिट आप जानते ही हो, जूल पर मोल पर केल्विन। बड़ा कितना 37.5 है क्या, 37.5 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसका अर्थ तुम बड़ा पहले जानते हो। इस हीलियम गैस के 1 मोल के 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर इस प्रोसेस से अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 37.5 जूल। ठीक है, ये हमारे सी का एक बेसिक अर्थ है। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अरे एक और कर लेते हैं सवाल। हीलियम गैस है और उसके अंदर प्रोसेस जो है उसका नाम नहीं दिया हुआ, और प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम आपस में किस तरह से रिलेटेड है ये भी नहीं दिया हुआ। सिर्फ ये दिया हुआ है कि dq इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स du। मतलब जितनी आप इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, हीट आपको उससे दुगनी ज़्यादा देनी पड़ेगी, उससे दुगनी देनी पड़ेगी। मान लो कि इंटरनल एनर्जी 5 जूल बढ़ी तो इसका मतलब आपने 10 जूल हीट दी है। आपने अगर 20 जूल हीट दी है तो 10 जूल ही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। सवाल के हिसाब से अगर देखें तो फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ हीलियम गैस फॉर दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हल्का सा लैंग्वेज में पंगा कर दिया, वो प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर उनके बीच का रिलेशन ना देके थोड़ी सी एक तरह से अंग्रेजी बोल दी कि जितनी भी आप हीट दोगे उसकी आधी जो है वही इंटरनल एनर्जी में चेंज जाएगी, बाकी आधी बड़ा ऑफकोर्स वाटर में चली जाएगी। सबसे पहले बड़ा आपका हीलियम गैस, एज यू नो इट वेरी वेल कि हीलियम गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, सीवी उसका ऑफकोर्स बड़ा कितना 3/2 आर। खैर इस पे आते हैं हम तो बेटा dq इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ du। वेरी इजी। हमें तो इस प्रोसेस का c चाहिए बेटा, प्रोसेस का c चाहिए। तुम जानते हो c इज कितनी हीट दी डिवाइड बाय कितने मोल्स को और उससे कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। इस रेशो को बेटा हम क्या बोलते हैं, इस रेशो को हम बोलते हैं हमारी मोलर हीट कैपेसिटी। dq मैं नहीं, सवाल में बोला गया है कि ये 2 टाइम्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अब रही बात चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, कोई सा ही प्रोसेस क्यों ना हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला तो हर प्रोसेस में सेम ही रहता है। हर प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV/dt डिवाइड बाय NDT। बेटा NDT गायब हो गया, आंसर मेरे ख्याल से आ गया 2 टाइम्स ऑफ CV। कि आपका जो आइसोकोरिक प्रोसेस था उसके अंदर जो आपका C रहता है उसके मुकाबले इस प्रोसेस में जो C है उसका दुगना रहेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर आपका जो C है वो आपको पहले से याद ही है कि इट इज 3/2 टाइम्स ऑफ R। बड़ा 2 से 2 कैंसिल, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 3R। बड़ा 3R की तो वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 25 जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो इस प्रोसेस के लिए C की वैल्यू 25 जूल पर मोल पर केल्विन आई है। इस बात का आप अर्थ समझ गए कि एक मोल हीलियम गैस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 25 जूल हीट देनी पड़ेगी थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, अच्छा सवाल था, समझिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अरे वैसा एक सवाल और है, कर लेंगे, कोई लोड नहीं अपन को। तो ऑक्सीजन गैस है और ऑक्सीजन गैस को अगर मैं Q हीट देता हूं तो वर्क डन जो है वो 2Q/3 हो जाता है। अगर मैं Q हीट देता हूं तो वर्क डन हो जाता है 2Q/3। तो बाकी Q/3 क्या हो जाएगा, आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देन फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर दिस प्रोसेस। मुझे ऑक्सीजन की मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है इस प्रोसेस के लिए, जिस प्रोसेस में अगर आपने हीट Q दी तो 2Q/3 तो वर्क डन होगा और Q/3 आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी।
बेटा ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसा आप जानते हो 5 है, और ऑक्सीजन का CV जो है जैसा कि आप लोगों ने घोट घाट रखा है 5/2R है। लेकिन वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम थोड़ी है। हम जानते हैं कि हीट गिवन इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। अगर आपने हीट दी Q और अगर वर्क डन हुआ है 2Q/3, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो बड़ा कितना आया है, Q/3 आया है, Q/3 आया है। इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है उसको मैं जानता हूं, उसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है बेटा कितना, F/2 nR डेल्टा T, F/2 nR डेल्टा T। ठीक है बेटा, मुद्दे पे आते हैं। मुझे तो इस प्रोसेस का C चाहिए। बेटा C का क्या फॉर्मूला है, कितनी हीट दी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड चेंज इन टेम्परेचर। सवाल के हिसाब से अगर देखें तो आपने Q हीट दी, कितनी हीट दी, Q हीट दी। Q हीट देने पर कितना टेम्परेचर चेंज होगा, आप बोलोगे सर लिख देंगे। यहां से मैं लिख सकता हूं कि N डेल्टा T जो है उसकी वैल्यू आ गई है बेटा कितनी, Q/3 इंटू 2/5 यही है ना, Q/3, 2 गया ऊपर, 5 आया नीचे, R। ठीक है, ये N डेल्टा T को बड़ा आराम से समझता हूं 2Q/15R। बेटा Q से आपका Q कैंसिल हो गया, दिस कम्स आउट टू बी 7.5 टाइम्स ऑफ R। C की वैल्यू आ गई है इस प्रोसेस के लिए बेटा 7.5 टाइम्स ऑफ R। तो C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। इतनी Q हीट देने पर कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, बेटा हम वो पहले वाले इक्वेशन से निकाल चुके थे, उसको यहाँ रखा, तो मेरे पास C की वैल्यू आ गई है इस प्रोसेस के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए बेटा कितनी, 7.5 टाइम्स ऑफ R या 515/2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, कैलकुलेशन बेटा एक बार वापस से चेक कर लेना। एक और सवाल, अमोनिया गैस है और उसमें मैंने एक ग्राफ बना रखा है, ध्यान देना बेटा, टेम्परेचर का स्क्वायर वर्सेस वॉल्यूम का क्यूब, इनके बीच में बड़ा ग्राफ बना रखा है, और जो ग्राफ है वो ऐसे कह रहा है कि जैसे 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 वॉल्यूम की पावर 3 बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर का स्क्वायर भी बढ़ेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है। फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस फॉर अमोनिया गैस। अगर अमोनिया गैस का टेम्परेचर का स्क्वायर और वॉल्यूम का क्यूब अगर इस तरह से वेरी कर रहा है, तो बताओ कि अमोनिया गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी। ये तो अगेन बेटा उसी तरह का सवाल आ गया जिस तरह का सवाल हम कर भी रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं है। सोचते हैं बेटा, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस है पॉलीएटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा इसका आ गया 6। रही बात बेटा CV की, दैट इज ऑफ कोर्स F/2R, दैट कम्स आउट टू बी 3R। ठीक है, मुझे इस प्रोसेस का निकालना है। ये प्रोसेस है क्या बेटा, ये प्रोसेस है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज समथिंग लाइक y इज इक्वल्स टू mx। y नहीं बेटा, वहां पर तो t स्क्वायर लिखा हुआ है, mx, x नहीं बेटा v क्यूब। ये तो कुछ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस टाइप लग रहा है, लेकिन आप बोलोगे सर पॉलीट्रोपिक में तो हम प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करते थे, यहाँ पर तो टेम्परेचर और वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर बढ़ा दो बेटा। टेम्परेचर को बड़े आराम से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो टेम्परेचर को, PV/NR, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू m टाइम्स v क्यूब। मेरे पास आ गया P स्क्वायर V स्क्वायर, बेटा n स्क्वायर भी कांस्टेंट, R स्क्वायर भी कांस्टेंट, ये जो स्लोप है बेटा ये भी कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स v की पावर 3। सही तो लिखा ना। मेरे पास ये आ गया P स्क्वायर V की पावर -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बड़ा पूरे का रूट ले लो, मेरे पास आ गया P V की पावर -12 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का रूट विल बी सम अनदर कांस्टेंट। बड़ा ये वापस से PV रेज़ टू पावर समथिंग इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाले एक फॉर्मेट में आ गया,
और आप ऐसा कह सकते हो कि आपका जो पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई है -r। अब मेरे बच्चों को पता है कि ये तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है और फॉर्मूला है CV प्लस R अपॉन 1 माइनस ए। CV तो बेटा मुझे पता है 3R प्लस R अपॉन 1 माइनस हाफ, बेटा कितना 3/2। बेटा मेरे पास ये आ गया है 3R प्लस 2R/3। बेटा देखना कितना 11R/3 हो गया क्या? ये हमारे पास इस प्रोसेस के लिए बेटा क्या C की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो सवाल बहुत सारे कराने के चक्कर में करा दी, बाकी तो सवाल तो रिपीटेशन ही है यार। ठीक है बेटा, आगे चले। थोड़े सवाल रिपीटेटिव नेचर के तो थे, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट साइक्लिक प्रोसेस। किसी कंटेनर के अंदर गैस को इस तरह से एक्सपेंड करना, कंप्रेस करना, एक्सपेंड करना, कंप्रेस करना, ऐसे सीरीज ऑफ ऑपरेशंस करना और फाइनली उस गैस को उसी स्टेट पर ले आना जिस स्टेट में वो शुरुआत में थी। वैन ऐसे उसी स्टेट में ले आना जिस स्टेट में शुरुआत में था। मेरे कहने का अर्थ ये कि आपने भले ही एक्सपेंशन किया हो, फिर कंप्रेशन किया हो, फिर एक्सपेंशन किया हो, फिर कंप्रेशन किया हो, कुछ n नंबर ऑफ प्रोसेस किए हो, उसके बाद फाइनल प्रेशर जो है वो बिल्कुल इनिशियल प्रेशर के बराबर हो जाए, फाइनल वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल इनिशियल वॉल्यूम के बराबर हो जाए, फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तो मैं कहूँगा कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। एंड दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। एंड जैसा कि आपको हल्का फुल्का आइडिया लग गया कि साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, हो सकता है कि उसमें n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो, पहले एक्सपेंशन हो, फिर और एक्सपेंशन हो, फिर और एक्सपेंशन हो, फिर और कंप्रेशन हो, फिर और कंप्रेशन हो, फिर और कंप्रेशन हो, लेकिन फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट आपकी सेम होनी चाहिए। एंड इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ सम फ्यू प्रोसेसेस। तो बड़ा लिखना चाहो तो 2-4 बातें लिख सकते हो। पहली बात, इनिशियल and final state are same. When I say initial and final state are same, I mean that कि final pressure is equals to initial pressure, final volume is equals to initial volume, final temperature is obviously equal to initial temperature. ये final temperature is equals to initial temperature से मैं conclude कर सकता हूँ कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो नेट इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो है। भाई शुरुआत में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, फिर तो उन्होंने बढ़ाकर पहले बड़ा मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस किया, फिर 100 किया, फिर घटाकर 80 किया, फिर आखिर में वापस 27 कर दिया। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर अगर सेम है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U तो है नहीं बेटा, तो आप ऐसा कह सकते हो कि हीट के आदान प्रदान की जो वैल्यू है और जो वर्क डन की वैल्यू है किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में, बेटा वो दोनों हमेशा सेम होंगे। खैर मुद्दे पे आते हैं। इट इज जस्ट नॉट ए सिंगल प्रोसेस, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू प्रोसेसेस। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू प्रोसेसेस। इसी तरह से जो भी साइक्लिक प्रोसेस होगा उसकी में एक एफिशिएंसी टर्म डिफाइन कर सकते हैं, जिसे बेटा हम एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नीटा। बेटा हम इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज कि उस साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय क्यू इन। बेटा क्यू इन मतलब कि उस पूरे के पूरे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कई बार आपने उस गैस को हीट दी होगी, कई बार निकाली होगी, फिर कई बार दी होगी, फिर कई बार निकाली होगी। जो जो आपने हीट दी है, जो हीट इन है, जो हीट इन है सिर्फ वही लिखना है, नेट हीट मत लिख देना। अगर नेट हीट लिख दोगे तो आप जानते हो कि वर्क डन और नेट हीट तो बराबर होते हैं, फिर तो उस केस में आपकी एफिशिएंसी हमेशा ही 100% आ जाएगी।
नहीं बेटा, डेल्टा क्यू नहीं लिखना है, नेट हीट नहीं लिखनी है। जो हीट बाहर निकली है उसका कोई रोल नहीं लेना है एफिशिएंसी निकालने में। एफिशिएंसी निकालने में सिर्फ और सिर्फ जो आपने हीट दी है उसका रोल है। तो जब भी एफिशिएंसी पूछे तो आप बोलते हैं ना कि सर वर्क डन डिवाइड बाई कितनी हीट आपने दी है मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो, फ्रैक्शन में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कब करना है, जब परसेंटेज में आंसर निकालना हो। फ्रैक्शन में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई किए बिना लिख देना कि दैट इज वर्क डन अपॉन क्यू। मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगा, देखो बेटा, जैसे ऐसे मैं कहूँ, मान लो बेटा कोई गैस है ऐसे, है ना, मैंने इसको अलग अलग प्रोसेस के अंदर लेट से हीट दी 500 जूल और अलग अलग प्रोसेस से मैंने हीट निकाल ली लेट से 200 जूल। जो हीट मैंने दी है मैंने उसको क्यू इन लिख दिया है, जो मैंने हीट बाहर निकाली है बड़ा मैंने उसको 200 जूल बोल दिया। तो ऐसे में जो डेल्टा क्यू होगा, जो नेट हीट होगी बड़ा ऑफ कोर्स होगी वो 500 माइनस 200, 500 माइनस 200। और जो डेल्टा क्यू है बेटा यही आपका वर्क डन है। ये जो डेल्टा क्यू है बेटा यही आपका वर्क डन है। सर ऐसा क्यों भाई, आपने 500 जूल हीट दी, 200 जूल निकल गई, तो आपने कुल मिलाकर कितनी हीट दे दी, आपने कुल मिलाकर हीट दे दी है 300 जूल। इस 300 जूल ने साइक्लिक प्रोसेस में क्या किया, आप बोलोगे सर इस 300 जूल ने साइक्लिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज करने में तो कोई रोल निभाया नहीं है, इसने तो ऑब्वियस बात है कि सारा सारा वर्क डन ही किया होगा। तो ये जो 300 जूल है यही बेटा आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन। तो आप इस तरह से एफिशिएंसी डिफाइन कर सकते हो कि सर एफिशिएंसी विल बी वर्क डन डिवाइड बाई कितनी हीट दी है मल्टीप्लाइड बाई 100। कितना किया बेटा आपने वर्क डन, वर्क डन किया है आपने 300। कितनी हीट दी है, अब कितनी हीट दी है उसमें 300 मत लिख देना, 300 लिखना है, सिर्फ जो दी है वही लिखना है। तो आप बोलोगे सर मैंने 500 हीट दी है मल्टीप्लाइड बाई 100, बड़ा आपके इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो 60% आ जाएगी। ये जो वर्क डन है आप इसको ये भी लिख सकते हो कि क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन इंटू 100। ये एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और आ गया। फिर से समझाऊं, चलो सुनना बेटा। जैसे मान लो कि आपके पास बड़ा कोई ना कोई गैस है। अब मैंने n नंबर ऑफ प्रोसेसेस किए, कुल मिलाकर मैंने इस गैस को 1000 जूल तो हीट दी। कुछ प्रोसेस ऐसे भी थे जिसमें से बेटा हीट जो है इस गैस से बाहर निकली, और कुल मिलाकर बेटा जो बाहर हीट निकली लेट से बेटा दैट इज फॉर एग्जांपल बेटा लेट से दैट इज 700 जूल्स। तो अगर मुझे पूछे कि सर वर्क डन कितना होगा, ये क्लियर है कि बेटा प्रोसेस साइक्लिक है। इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर सेम, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम। तो मैं कहूंगा कि आपने कुल मिलाकर कितनी हीट दी है, आप बोलोगे सर मैंने हीट दी है 1000 जूल, उसमें से 700 जूल बाहर निकल के आ गई, तो मैंने कुल मिलाकर 300 जूल हीट दे दी है, इफेक्टिवली 300 जूल हीट दे दी है। ये जो 300 जूल हीट दी है इसने क्या किया, आप बोलोगे सर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तो सेम है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर अगर सेम है तो ऑब्वियस बात है कि इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज है नहीं। तो जितनी भी मैंने हीट दी है, मतलब नेट दी है 1000 माइनस 700, वो सारा सारा वर्क डन करने के काम आएगा। कोई मुझसे पूछे कि एफिशिएंसी कितना होगा, तो मैं बोलूंगा कि बेटा दैट इज ऑफ कोर्स वर्क डन अपॉन कितनी हीट दी है, कितनी हीट दी है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, बड़ा एफिशिएंसी कम्स आउट टू बी 30%। तो एफिशिएंसी का बड़ा एक फॉर्मूला और आ गया मेरे पास, क्यू इन माइनस क्यू आउट। ये एक तरह से बेटा क्या है, क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन, क्योंकि वर्क डन हमेशा क्यू इन माइनस क्यू आउट ही होगा, क्योंकि बेटा आपकी इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, है कि मेरे ख्याल से बेटा इस बात को बड़े आराम से समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई गैस है, ठीक है, मैंने इसको कोई ना कोई हीट दी, लेट से बेटा मैंने कोई ना कोई हीट दी है क्यू इन, और मैंने इसमें से कुछ ना कुछ हीट निकाल ली है क्यू आउट। ये पक्का है कि प्रोसेस साइक्लिक है। प्रोसेस साइक्लिक है तो डेल्टा क्यू में हमेशा लिख सकता हूं कि इट इज क्यू इन माइनस क्यू आउट, और यही आपका वर्क डन है, क्योंकि जितनी हीट बेटा नेट अंदर एब्जॉर्ब हुई है वो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन में ही काम आ रही है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई है। अब कोई मुझसे पूछेगा कि एफिशिएंसी क्या है, तो वैसे बेटा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन
अपॉन क्यू इन मल्टीप्लाइड बाई 100। मैं इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसी वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन इंटू 100। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि दैट इज 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन इंटू 100। इतने परसेंटेज आपकी एफिशिएंसी आएगी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की। ठीक है, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा दी मैंने सब बातें बोलने में। चलिए अब बातें बंद करते हैं और सवाल करते हैं। सवाल करेंगे तभी तो सीखेंगे, है ना। मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है और उस ऑक्सीजन गैस में बेटा मैंने कुछ प्रोसेस पकड़ रखे हैं। सुनिएगा, पहले उस ऑक्सीजन गैस को मैं बेटा पहले ढंग से समझाता हूं, है ना। ऑक्सीजन गैस में मैंने 4 प्रोसेस किए बेटा। बिल्कुल शुरुआत में जो आपकी ऑक्सीजन गैस है उसका प्रेशर P0 है और वॉल्यूम V0 है, एक कंटेनर के अंदर वो भरी हुई है। फिर क्या किया कि मैंने बिना वॉल्यूम चेंज किए उसका प्रेशर P0 से 4P0 किया। फिर मैंने बिना प्रेशर चेंज किए अब उसको एक्सपेंड किया और वॉल्यूम V0 से 3V0 किया। फिर अब बिना वॉल्यूम चेंज किए मैंने प्रेशर को घटाकर वापस से P0 किया और लास्ट में मैंने बिना प्रेशर चेंज किए वापस से उसके वॉल्यूम को 3V0 से V0 किया। ये 4 मेरे पास प्रोसेस है ऑक्सीजन गैस। ये पूरा चार्ट आपको भरना है आराम से, इत्मीनान से, बिना कोई जल्दबाजी किए। सबसे पहले बेटा मैं क्या क्या पूछ रहा हूं, मैं यहां पर प्रोसेस का नाम लिख रहा हूं कि बेटा ABCD ऐसे। आपको प्रोसेस बताना है कौन सा है, उस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई है और हीट का आदान प्रदान कितना हुआ है, ये बताओ। सबसे पहले A से B। A से B जैसा कि आप देख पा रहे हो, A से B में पूरे टाइम वॉल्यूम कांस्टेंट है, कितना है V0। तो ऑब्वियस बात है कि A से B जो आपके पास प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो बात वहीं खत्म होगी, वर्क डन तो 0 होगा। लेकिन सर इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी ना, बिल्कुल होगी बेटा। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप प्रेशर को 4 गुना करोगे तो टेम्परेचर भी तो 4 गुना होगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी। सर इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल। ऑक्सीजन गैस है तो 5/2 NR डेल्टा टी। NR डेल्टा टी कैन रिटन एज P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। लेकिन बेटा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो V0, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस P इनिशियल बेटा आ गया 3P0। बेटा मैंने एक स्टेप उड़ा दिया, चलेगा ना। मैंने ये सारे फॉर्मूला को पहले से लिखा रखे हैं, इसे मैंने एक स्टेप उड़ा दिया। बेटा मेरे ख्याल से 15 टाइम्स P0 V0 बाई 2, 15 टाइम्स P0 V0 बाई 2। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो हीट का आदान प्रदान क्या होगा, आप बोलोगे सर हीट इज ऑलवेज वर्क डन प्लस डेल्टा यू। 15/2 टाइम्स P0 V0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 15/2 टाइम्स P0 V0। ये हीट तो बड़ा पॉजिटिव आई है, इसका मतलब आपने पक्की बात है कि A से B के प्रोसेस में हीट दी है। कितनी दी है बेटा, 15/2 टाइम्स P0 V0। ये मैंने हीट दी है, ठीक है। B से C आई है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट है। अब आपका जो ऑक्सीजन गैस है वो एक्सपेंड हो रही है और उसका वॉल्यूम 3 गुना हो गया, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है और वो भी 4P0 है। ऑब्वियस बात है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं आइसोबैरिक प्रोसेस, वर्क डन कितना होगा बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन मेरे बल्लक जानते हैं कि फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। बेटा प्रेशर है आपका 4P0 और डेल्टा V इज ऑफ कोर्स V फाइनल माइनस V इनिशियल। 3V0 माइनस V0 इज ऑफ कोर्स 2V0, 8 टाइम्स P0 V0। ये लो बेटा आपका वर्क डन आ गया। अच्छा एक बात बोलो बेटा, ये जो वर्क डन है वो और B से C के नीचे का ये जो सारा एरिया है वो एक ही बात है बेटा। ये वाला अगर मैं सारा एरिया निकालता तब भी बेटा ये आता। सॉरी सर, इस प्रोसेस का डेल्टा यू क्या होगा बेटा, डेल्टा यू का फॉर्मूला तुम जानते हो,
5/2 टाइम्स nr डेल्टा टी। nr डेल्टा टी कैन बी रिटन एज p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल। p को बाहर निकाल लो, p को बाहर निकाल लो, लेकिन p है कितना 4p नॉट, बाहर निकाल लो। सिर्फ और सिर्फ आपके पास आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल माइनस v इनिशियल इज ऑफ कोर्स 2v नॉट। अगेन बेटा मैंने थोड़ा सा है ना मक्कारी किए, चलेगा ना, क्योंकि ये फॉर्मूला पहले लिखा चुका हूँ, आपको प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ फॉर्मूला पे। 2 से बड़ा 2 कैंसिल, आई थिंक बेटा ये 20p नॉट v नॉट आ गया। 20p नॉट v नॉट तो बड़ा इंटरनल एनर्जी में चेंज है, 8p नॉट v नॉट आपका वर्क डन है, तो ऑब्वियस बात है कि हीट होगी 28 टाइम्स p नॉट v नॉट। ये तो बड़ा हीट वापस से डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब आपने अब भी हीट दी है 28 टाइम्स p नॉट। ठीक है, C से D पे आओ। C से D पे फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर लगातार घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, 4p नॉट से p नॉट हो रहा है। वॉल्यूम फिक्स है तो प्रोसेस आइसोकोरिक हो गया, और प्रेशर 1/4 हो गया तो टेम्परेचर भी 1/4 हो गया होगा, और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अब आपका जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है। सर वर्क डन क्या होगा? बड़ा ऑफ कोर्स C से D में बड़ा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन तो 0 होगा। लेकिन सर इंटरनल एनर्जी में चेंज तो आएगा ना? हाँ बेटा इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, और फॉर्मूला तुम जानते हो F/2 nr डेल्टा टी। nr डेल्टा टी कैन रिटन एज P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। अगेन वॉल्यूम बाहर निकाल लो, आप बोलोगे सर निकाल लिया 3v नॉट, सिर्फ और सिर्फ P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल माइनस P इनिशियल बेटा मेरे ख्याल से -3p नॉट आ गया, -3p नॉट आ गया बेटा। कितना हो गया? 9×5 = 45 -45/2 टाइम्स p नॉट v नॉट। सिर्फ तो नेगेटिव आया, आना भी चाहिए बेटा। जैसा कि आपने कहा कि प्रेशर 1/4 हो गया तो टेम्परेचर 1/4 हो गया, तो टेम्परेचर तो घटा है ना, तो टेम्परेचर घटा है तो बड़ा इंटरनल एनर्जी का चेंज तो नेगेटिव आना चाहिए। सर आखिर हीट का आदान प्रदान कितना है? दोनों को जोड़ दो, वर्क डन प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, दैट इज -45/2 टाइम्स p नॉट v नॉट। बेटा नेगेटिव आया, इसका मतलब आपने हीट दी नहीं है, हीट निकाली है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने कितनी हीट निकाली है तो मैं बोलूंगा 45/2 टाइम्स p नॉट v नॉट। सर माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे बेटा बोल तो दिया कि बाहर निकाली, अब माइनस की क्या जरूरत है? नेक्स्ट इज D से A। D से A अगेन बेटा आपका प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम वापस से 1/3 होकर वही वॉल्यूम हो गया जो बिल्कुल शुरुआत में था। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है कि प्रोसेस को तो हम आइसोबैरिक कहेंगे। रही बात बेटा वर्क डन की, P डेल्टा V, P कितना है? P नॉट। डेल्टा V कितना है? V फाइनल माइनस V इनिशियल -2v नॉट। तो मेरे पास आ गया दैट इज -2 टाइम्स P नॉट V नॉट। नेगेटिव बेटा आना भी चाहिए, नेगेटिव आना भी चाहिए, वॉल्यूम घट रहा है। सर डेल्टा यू क्या है? बेटा डेल्टा यू का फॉर्मूला तुम जानते हो, डेल्टा यू का तुम फॉर्मूला जानते हो कि इट इज 5/2 टाइम्स nr डेल्टा टी। nr डेल्टा टी कैन रिटन एज P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। एक काम कर बेटा, प्रेशर तो कॉमन ले ले, पूरे रास्ते प्रेशर तो P नॉट है, सिर्फ V फाइनल माइनस V इनिशियल। बेटा V फाइनल माइनस V इनिशियल मेरे पास आ गया -2v नॉट। बेटा 2 से 2 कैंसिल, -5p नॉट v नॉट। बेटा हीट मेरे ख्याल से आ गया -7 टाइम्स p नॉट v नॉट। ये जो हीट -7 p नॉट v नॉट आई है, इस बात का तुम अर्थ समझ गए होंगे। नेगेटिव है मतलब हीट तुमने दी नहीं है, निकाली है। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि कितनी हीट निकाली है तो मैं बोलूंगा कि बेटा इट इज 7 टाइम्स p नॉट v नॉट। माइनस लगाने की जरूरत नहीं, बोल तो दिया कि बाहर निकाल रहा। ये जो पूरा प्रोसेस है ABCD, इस पूरे प्रोसेस ABCD को मैं क्या नाम दूंगा? आप बोलोगे सर पूरे प्रोसेस ABCD को हम नाम देंगे साइक्लिक। इस ABCD में वर्क डन कितना होगा? इस पूरे ABCD में अगर कोई वर्क डन पूछेगा तो अलग अलग प्रोसेस में वर्क डन निकाल लो और जोड़ लो। जैसे जोड़ूंगा बेटा मेरे ख्याल से 6 टाइम्स p नॉट v नॉट आ जाएगा। ये वर्क डन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। अगर ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है और इस तरह से क्लॉकवाइज कर्व है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज होता तो नेगेटिव आता।
पूरे साइक्लिक प्रोसेस का अगर वर्डन निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा ये वाला एरिया लिख दिया करो, इस रेक्टेंगल का एरिया। चेक करो बड़ा, दिस इंटू दिस, 3p0 इंटू 2v0, बड़ा कितना जाएगा 6p0 v0। सर डेल्टा यू निकालो, निकाल लो बेटा, हर प्रोसेस में डेल्टा यू निकाल रखा है, पूरे प्रोसेस का निकाल लो, जोड़ दो, मैं तो श्योर हूं कि 0 आएगा। सर श्योर क्यों? अरे बेटा जहां से चले हो वहीं पहुंच गए, तो डेल्टा यू तो 0 आना चाहिए। चलो फिर भी निकाल लेता हूं, 15/2 और 20, बेटा मेरे ख्याल से 27.5 हो गया पॉजिटिव में, 27.5 p0 v0। 45/2 हो गया मेरे ख्याल से 22.5, 22.5 एंड 5 कितना हो गया 27.5, माइनस 27.5 p0 v0, 27.5 p0 v0 प्लस में, बड़ा जोड़ोगे क्या आएगा -0 आ जाएगा। सर हीट का आदान प्रदान क्या होगा? मैं तो बिल्कुल श्योर हूं कि हीट का आदान प्रदान भी 6p0 v0 ही आएगा। सबको जोड़ोगे बिकॉज पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्डन ये, पूरे साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा यू ये, तो पूरे प्रोसेस का डेल्टा क्यू ये डेल्टा क्यू है बेटा। आई होप सारे के सारी बातें आप बढ़िया से समझ गए होंगे। मैं यहां पर 2-3 बातें और बोलना चाहता हूं कि आखिर आपने कुल मिलाकर कितनी हीट दी, क्यू इन कितना है। तो आप बोलोगे सर 15/2 p0 v0 तो यहां दी, 20 p0 v0 यहां दी, तो कुल मिलाकर मैंने हीट दी है 15/2 टाइम्स p0 v0 प्लस 20 टाइम्स p0 v0। कुल मिलाकर मैंने हीट दी है 55 टाइम्स p0 v0 अपॉन 2। ठीक है बेटा, कितनी हीट आपने निकाली है? मैंने हीट निकाली है दिस प्लस दिस। कोई मुझसे पूछे कि मैंने कितनी हीट निकाली है, क्यू आउट कितनी है? क्यू आउट है बेटा 45/2 एंड 7, 45/2 प्लस 7 टाइम्स p0 v0। ओह सॉरी बेटा, ये जो हीट दी थी आपने 28 दी थी, माई फॉल्ट 28 दी थी। हाँ बेटा 28 दी थी, मैं देख नहीं पाया। ये बेटा कितना हो गया 71/2 p0 v0। बड़ा यही हुआ ना 56 और 5 बड़ा कितना 61 सही है, सही ठीक। कितनी हीट बेटा आप निकाली? बड़ा ये निकाली, ये कितनी बेटा 45 प्लस 14 59/2 टाइम्स p0 v0। इतनी आपने हीट दी, इतनी आपने निकाल ली, तो वर्क डन कितना होगा? बच्चे बोलेंगे सर डेल्टा यू तो है नहीं, तो दैट इज क्यू इन माइनस क्यू आउट। बड़ा एक बार करना जरा, माइनस 71/2 माइनस 59/2 टाइम्स p0 v0। जैसे अपने इसको सॉल्व किया बड़ा 71 माइनस 59 इज 12/2 टाइम्स p0 v0। अरे तो भाई 6 p0 v0 आ गया। हमने बेसिक तरीके से वर्डन निकाला था बड़ा, वो भी कितना आया था 6 p0 v0 ही आया था, वही आपका वापस आ गया। मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे के पूरे साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल इज कितना वर्क डन है अपॉन आपने कितनी हीट दी है मल्टीप्लाइड बाय 100। कुल मिलाकर मेरे पास बेटा वर्क डन आया है 6 टाइम्स p0 v0 डिवाइड बाई सिर्फ क्यू इन लिखना है, डेल्टा क्यू नहीं लिखना है। डेल्टा क्यू तो 6 p0 v0 ही है, सिर्फ आपने कितनी हीट दी है वही लिखनी है। हमने हीट दी है 71/2 टाइम्स p0 v0 इंटू 2, बड़ा मेरे ख्याल से आ गया 12, ओ सॉरी इंटू 100% निकालना, हाँ 12/71। इतने % एफिशिएंसी है आपके इस साइकिल की। ठीक है बच्चों, वैल्यूज अच्छी थी, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं बेटा, ऐसे अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं इक्का दुक्का सवाल से। अगेन बेटा हमारे पास एक
हीलियम गैस है, और हीलियम गैस जो है उसके अंदर 3 प्रोसेस हो रहे हैं, ए से बी, बी से सी, सी से ए, पूरा साइक्लिक है। मैंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ भी बना रखा है, ये आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है, मैं हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ। शुरुआत में आपकी जो गैस थी उसका कंटेनर का वॉल्यूम 5V0 था और प्रेशर P0 था। फिर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर कम किया और V0 कर दिया। फिर हमने उसको इस तरह से हीट दी कि उसका प्रेशर भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बता रही है कि ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इस तरह से बड़ा ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे लगातार बढ़ती गई, फिर सी पॉइंट पर पहुंचा। सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद हमने आइसोकोरिकली बिना कोई वॉल्यूम चेंज किए बड़ा हम उसको उसी इनिशियल प्रेशर पर वापस लिया P0 वाले पर। मैं आपसे बड़ा जानना चाहता हूं कि ए से बी कौन सा प्रोसेस है, वर्क डन कितना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, हीट कितनी है। फिर बी से सी तक अगेन प्रोसेस क्या है, वर्क डन क्या है, डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा यू क्या है। सी से ए तक भी सब कुछ, और लास्ट में ए बी सी पूरे प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना है, डेल्टा। करते हैं बेटा, सबसे पहले ए से बी आते हैं। कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है तो ये तय हो गया कि प्रोसेस तो आपका आइसोबैरिक है। सर वर्क डन कितना होगा बड़ा, ए से बी का जो वर्क डन है आइसोबैरिक प्रोसेस ले, इसलिए पी डेल्टा वी। प्रेशर तो पूरे रास्ते कांस्टेंट है P0, डेल्टा वी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज -4 टाइम्स V0। कुल मिलाकर वर्क डन तो बड़ा बहुत ही आसानी से आ गया, -4 टाइम्स P0 V0। ए से बी तक डेल्टा यू कितना है बेटा, डेल्टा यू का फॉर्मूला तुम जानते हो बड़ा, बहुत ही क्लियर सा ही है, F/2 NR डेल्टा टी। NR डेल्टा टी ऑब्वियसली मीन्स P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। P तो बाहर निकाल लो, V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट इज -4 टाइम्स ऑफ V0। बड़ा ये 2 से बड़ा 2 कैंसिल हो गया, -6 टाइम्स P0 V0, -6 टाइम्स P0 V0 डेल्टा यू हो गया। इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी पता है, वर्क डन पता है, तो डेल्टा क्यू बड़ा ऑफ कोर्स उन दोनों का सम होगा। ए से बी के प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो है बड़ा -10 P0 V0 आया है। इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि आपने हीट निकाली है। कोई मुझसे पूछे कि कितनी हीट बाहर निकाली, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो हीट बाहर निकाली है दैट इज 10 टाइम्स P0 V0, दैट इज 10 टाइम्स P0। सर माइनस क्यों लगा बेटा, बोल तो दिया कि हीट अपन ने बाहर निकाली है। चलिए बेटा बी से सी आते हैं। बी से सी आने में बच्चों को यह लग रहा है कि सर वॉल्यूम तो है ना वो V0 से 5V0 हो गया। बी से सी पर अगर देखें तो वॉल्यूम तो V0 से 5V0 हो गया, लेकिन सर ये प्रेशर कितने टाइम्स हो गया। समझदार बच्चा जिसको हल्की फुल्की मैथमेटिक्स आती वो तो बोल देगा कि सर सीधी सी बात है कि प्रेशर भी हमारा 5P0 हो गया, क्योंकि बोलेगा कि सर ये स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से पास हो रही है, और अगर ओरिजिन से अगर पास हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम अगर 5 टाइम्स होगा तो प्रेशर भी आपका 5 टाइम्स होगा। या फिर ऐसे बोल दो कि ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूं कि P0 अपॉन V0 शुड बी इक्वल टू, यहां से यहां तक की हाइट को मैं एक बार P बोल दूं, P अपॉन यहां से यहां तक की लेंथ 5V0। सॉल्व कर देना, P की वैल्यू कितनी आ गई, 5 टाइम्स ऑफ P0, तो ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। खैर मुद्दे पे आते हैं। बी से सी में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ V। मतलब मैं लिख सकता हूं PV की पावर -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बेटा PV की पावर -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये तो लग रहा है वो क्या कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो आप ऐसा कह सकते हो कि B से C तो आपके पास एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। सर इस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा, मुझे अगर आप B से C का अगर वर्क डन पूछ रहे हो तो मैं सीधा बोलूंगा कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला मैं आपको बड़े आराम से सिखा चुका हूं। P फाइनल V फाइनल, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा,
5 पी नॉट 5 वी नॉट माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस ए मतलब बेटा ये माइनस माइनस बेटा कितना हो गया प्लस। बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया 12 टाइम्स पी नॉट वी नॉट। तो इसका मतलब बी से सी तक हमारा जो वर्क डन है बेटा वो 12 टाइम्स पी नॉट वी नॉट है। हालांकि इस वर्क डन को मैं एक स्टाइल से और निकाल सकता था, देखना बेटा कैसे। बी से सी का अगर वर्क डन निकालना है तो आप एक काम कर सकते हो कि इस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व में बी से सी के नीचे ये जितना सारा एरिया है ना, ये सारा एरिया लिख दो। सर ये तो ट्रेपीजियम है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये है पी नॉट, ये है 5 पी नॉट, तो कितना हो गया 6 पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई ये वाला सेपरेशन दैट इज 4 पी नॉट। बड़ा आंसर मेरे पास वापस आ गया 12 पी नॉट। ठीक है चलिए अच्छी बात है। मुझे इंटरनल एनर्जी में चेंज भी चाहिए बी से सी तक। क्या फॉर्मूला है? बट फॉर्मूला वही है F/2 NR डेल्टा टी, तो दैट इज 3/2 टाइम्स NR डेल्टा टी। बेटा NR डेल्टा टी ऑब्वियसली मीन्स P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। सीधा लिख दो बेटा 24 पी नॉट वी नॉट, 25 पी नॉट वी नॉट माइनस पी नॉट वी नॉट। बेटा ये मेरे ख्याल से आ गया 36 टाइम्स पी नॉट वी नॉट। टाइम्स पी नॉट वी नॉट। 36 और 12 भी बेटा मेरे ख्याल से हीट का आदान प्रदान आ गया 48 टाइम्स पी नॉट वी नॉट। बेटा हीट 48 पी नॉट वी नॉट है, इसका मतलब आपने हीट दी है। इस केस में तो निकाली थी, आपने हीट दी है। कितनी दी है आपने बेटा? 48 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। आगे चलते बेटा सी से द इजिएस्ट ऑफ ऑल एज यू नो इट वेरी वेल। बेटा वॉल्यूम इज कांस्टेंट सो इट इज आइसोकोरिक, वर्क डन विल बी 0। सर डेल्टा यू, बेटा डेल्टा यू इज ऑब्वियस बात है कि इस प्रोसेस का अगर डेल्टा यू निकालना है तो दैट इज F/2 NR डेल्टा टी। NR डेल्टा टी ऑब्वियसली मींस P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। वॉल्यूम तो बाहर निकाल लो बेटा, वॉल्यूम तो आ गया 5 V नॉट, P फाइनल माइनस P इनिशियल, P नॉट माइनस 5 P नॉट दैट इज माइनस 4 टाइम्स ऑफ P नॉट। बेटा ये दोनों हो गए कैंसिल, 5 दूनी 10 30 माइनस 30 पी नॉट वी नॉट। बेटा डेल्टा क्यू भी आ जाएगा माइनस 30 पी नॉट वी नॉट। बेटा माइनस 30 पी नॉट वी नॉट आया है डेल्टा क्यू, इसका मतलब हीट आपने निकाली है। कितनी हीट आपने बाहर निकाली है? हमने हीट बाहर निकाल लिया 30 टाइम्स ऑफ पी नॉट। अब फाइनल बात, ए से बी, बी से सी, सी से ई, इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दोगे? आप बोलोगे सर इस पूरे प्रोसेस को तो चलिए मैं एक बार के लिए साइक्लिक प्रोसेस बोल देते हैं। सर इस पूरे प्रोसेस का वर्डन क्या होगा? हर प्रोसेस का वर्डन पता ही है बेटा, जोड़ लो मेरे पास आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। ये जो 8 टाइम्स पी नॉट वी नॉट है, ये वाला वर्डन तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे? ये साइक्लिक प्रोसेस है ऐसे, वो भी बड़ा क्लॉकवाइज, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया लिख लो ट्रायंगल के अंदर वाला। प्रेशर और वॉल्यूम कर्व के अंदर का जो एरिया है बेटा, दिस एरिया इज योर वर्क डन। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेटा 8 पी नॉट वी नॉट आएगा। डेल्टा यू कितना होगा? बेटा जोड़ लो, हर प्रोसेस का डेल्टा यू पता है, जोड़ लो बेटा, जोड़ते 0 आएगा। मैं तो पहले से श्योर हूं, क्यों? साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम, तो डेल्टा यू तो 0। डेल्टा क्यू निकालना हो 2 तरीके हैं, दिस प्लस दिस कर लो बेटा। 30 और 10 बेटा कितना हो गया? 40, 40 48 8 आ जाएगा। इसको और इसको जोड़ के ये कर लो, जैसे इच्छा हो वैसे कर लो। हर प्रोसेस का डेल्टा क्यू जोड़ के इसको बोल दो, या फिर दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, ऐसे सारी की सारी आपकी मर्जी है। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा काम और करूंगा। मैंने आपको पूरे प्रोसेस में कितनी हीट दी, क्यू इन कितना है, तो आप बोलोगे सर इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में तो आपने हीट निकाली है 10 और 30, 40 पी नॉट वी नॉट निकाली है। हीट हमने सिर्फ एक बार दी है 48 पी नॉट वी नॉट बी से सी में, तो क्यू इन जो है वो आपके पास 48 पी नॉट वी नॉट है, 48 पी नॉट वी नॉट है। कोई मुझसे पूछे क्यू आउट कितनी है, तो मैं जवाब दूंगा कि 2 अलग अलग प्रोसेस में हीट बाहर निकली है और उन दोनों प्रोसेस से मिलाकर जो हीट बाहर निकली है वो 40 पी नॉट वी नॉट है।
मैं जानता हूं कि इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो ऑब्वियस बात है क्यू इन माइनस क्यू आउट होगा। बेटा जरा देखना कितना आ गया, 8 टाइम्स पी नॉट वी नॉट। क्या सच्ची में आपका बेटा वर्क डन 8 पी नॉट वी नॉट था क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल 8 पी नॉट वी नॉट ही था। कोई मुझसे पूछ ले कि इस साइकिल की एफिशिएंसी क्या है परसेंटेज के अंदर, तो एफिशिएंसी विल बी वर्क डन अपॉन क्यू इन, डेल्टा क्यू नहीं सिर्फ क्यू इन मल्टीप्लाइड बाय 100। वर्क डन इज ऑफ कोर्स 8 पी नॉट वी नॉट, क्यू इन इज 48 पी नॉट वी नॉट। बेटा वो दोनों कैंसिल हो गए पी नॉट वी नॉट तो, और मेरे पास ये आंसर आ गया 100/6%। आपके इस साइकिल की जो एफिशिएंसी है बेटा वो 100/6% है। आई रियली होप बेटा सारा का सारा फंडा आप समझ गए होंगे। आगे चले बेटा, एक सवाल देखिए, ये एक और सवाल देखिए। ये दोनों के दोनों बेटा पहले आपको खुद ट्राई करने हैं, मैं बाद में करा दूंगा। बेटा देखना, ये दोनों आपको बेटा खुद ट्राई करने हैं और टेलीग्राम पर सेंड भी करने, मैं भी करूंगा लेकिन मैं बाद में करूंगा, पहले तुम करो। ठीक, अमोनिया गैस है, 3 प्रोसेस है, ये प्रेशर ये वॉल्यूम। बेटा अमोनिया याद रखना पॉलिएटॉमिक है, वो क्या कहते हैं बेटा उसको, नॉन लीनियर वाली। ठीक है, पहले ए से बी कांस्टेंट प्रेशर पर बेटा वॉल्यूम तुमने घटाया है 5V0 से V0, फिर बी से सी कांस्टेंट वॉल्यूम पर बेटा तुमने प्रेशर कर दिया है 4 गुना, फिर बेटा ये स्ट्रेट लाइन है। सोचना पड़ेगा बेटा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, खास तौर से सी से ए वाले में सोचना पड़ेगा। कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा जो सी से ए वाले में बड़े आराम से सोच लेगा, कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा होगा। और बेटा आपको अगेन चार्ट कंप्लीट करना है, जब चार्ट कंप्लीट कर लो तो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल भी निकाल देना। सारी बातें दिमाग में सेट हो गई। इनिशियल वॉल्यूम 5V0, इनिशियल प्रेशर P0, पहले बेटा वॉल्यूम 1/5 हुआ, फिर प्रेशर 4 टाइम्स हुआ, फिर बेटा वापस से उसी जगह पहुंच गए जहां पर अपन स्टार्ट हुए थे। दिक्कत मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सी से ए में आएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हल्का सा हिंट दूं, सी से ए में वर्क डन अगर निकालना हो ना तो बेस्ट जुगाड़ ये है कि सी से ए के नीचे का ये सारा एरिया लिख देना, बेस्ट ही है। कोई प्रेशर और वॉल्यूम की इक्वेशन वगैरह में फंसने की जरूरत नहीं है, सी से ए के नीचे का जितना एरिया है सारा लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बेटा ये भी देखना। इस बार जो बेटा आपके पास गैस है वो नियोन गैस है। बेटा नियोन मोनोटॉमिक होती है, n मोल्स है, बड़ा सवाल में आपको बोल रखा है पहले से। और इस बार टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है। शुरुआत में वॉल्यूम बेटा 4V0 है, टेम्परेचर T0 है, कांस्टेंट टेम्परेचर से वॉल्यूम 1/4 करते हो, फिर टेम्परेचर भी बढ़ाते हो, वॉल्यूम भी बढ़ाते हो, और वापस से इनिशियल वॉल्यूम 4V0 पर पहुंच जाते हो, और फिर बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम से टेम्परेचर को घटाते हो। ये 3 प्रोसेस हैं। अगेन इन तीनों प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा क्यू कितना होगा, और सबसे आखिर में एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल कितनी होगी। मैं भी ये सवाल करूंगा बेटा, बाद में करूंगा। तुम बेटा ये सारा का सारा सवाल जो है वो टेलीग्राम पर सेंड कर देना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इसमें फंस सकते थे, वो मैंने हिंट दे दिया कि सी से ए में पंचायती करना ही मत, वर्क डन निकालना हो तो सिर्फ इसके नीचे का एरिया लिख दो, सारा काम बन जाएगा। ठीक है, ये सारा काम बेटा कर लीजिए। दोनों बेटा नोट तो कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, मैं एक बार बेटा स्क्रीन रख लेता हूँ यहाँ पर, नोट कर लिया होगा। वीडियो वैसे पॉज कर लेना और इसे भी नोट कर लेना। चलिए बेटा।